मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत अभिनंदन। और आज की इस हम लोगों की अमृत कलश श्रृंखला का आरंभ हो रहा है। जैसा कि अभी तक हम लोगों की ब्रह्मास्त्र श्रृंखला चल रही थी और आज से हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, अमृत कलश श्रृंखला। तो मुझे उम्मीद है जल्दी से आप लोग क्लास में आइए और इतने परीक्षोपयोगी और इतने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, आपको सॉल्व करने में भी थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और हमेशा की तरह ये आपका पहला प्रश्न है सामने, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात हो रही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कुछ तो क्लिक हुआ होगा। क्या कह रहा है वो कि एक कौन सा कथन सही है, कुछ कथन दिए हुए हैं यहाँ पे। और अल्बुकर्क के बारे में ये कह रहा है कि कौन सा एक कथन से वो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, सही है गलत है? तो ये गलत है, ये तो पता चल रहा है कि गलत है। तो फिर अब मामला ये है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, बताएंगे? तो मुझे उम्मीद है जवाब आपके दिमाग में आया होगा और उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हमेशा ये भी पूछा गया है, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, नीले पानी की नीति का संबंध किससे है? तो वो अल्मेडा के साथ है। फिलहाल आगे देखते हैं अगला क्या है इसमें। वो कह रहा है कि उसने अपने शासन के अधीन क्षेत्रों में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। उसने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसने हैदराबाद के सिंहासन पर मुजफ्फर जंग के दावे का समर्थन किया। थोड़ा चारों विकल्प बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब उत्तर को चुनिएगा, बहुत जरूरी है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि पहला जो विकल्प है ये गलत है। पहले मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मुझे 2-3 प्रश्नों के जवाब और दीजिए आप। जैसे कि भारत के लिए यानी कि पूर्वी देशों के लिए निकलने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन है? पूर्वी देशों के लिए निकलने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? उसका नाम अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं। उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियोज। बार्थोलोम्यू डियोज। कब निकला था बताइए मुझे? ये निकला था 1487 में, लेकिन ये भारत पहुंचा नहीं। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा और उसको वो नाम देता है केप ऑफ स्टॉर्म। फिर बाद में डॉन हेनरिक ने उसका नाम बदल के कर दिया केप ऑफ गुड होप। और फिर उसके बाद भारत पहुंचने वाला जो पहला पुर्तगाली नाविक है उसका नाम है वास्को डे गामा। ये तो पता है आपको, बढ़िया पता है, बढ़िया ढंग से पता है। भारत में आने वाला फिर दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन है? उसका नाम है पेड्रो अल्बरिज कैब्रॉल। और फिर पहला जो गवर्नर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फिर ये दूसरा गवर्नर है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। फिलहाल गोवा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी घोषित करने का श्रेय किसको है, बताएंगे आप मुझे? उनका नाम है नीनो डी कुन्हे। नीनो डी कुन्हे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि उसने हैदराबाद के सिंहासन पर मुजफ्फर जंग के दावे का समर्थन किया। बिल्कुल गलत बात है। और अब यहां पर यह आता है कि उसने सती प्रथा को, अब 4 विकल्प में एक विकल्प चुनना है, तो उसने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए और ये अल्बुकर्क का नाम यहां पर आएगा। तो कौन सा सही है? तो इट मींस कि वो बी वाला विकल्प आ रहा है यहां पे। और मुझे उम्मीद है आपने इसको सही किया होगा, गलत नहीं करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस की बात हो रही है यहां पे। कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं था। मोटे तौर पे अगर ऐसे पढ़ते हैं विकल्प को पढ़ने के बजाय, अगर आपको दिमाग में अच्छे से पढ़ा है आपने, तो ये क्लिक होता है कि कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक उद्देश्यों में किसी भी दशा में भारतीयों की स्वतंत्रता का लक्ष्य शामिल नहीं था। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल नहीं था। ये बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार फिर बाद में कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और फिर कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बन गई। लेकिन जो प्रारंभिक उद्देश्य है उसमें स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। इस प्रश्न को देखिएगा, 2 विकल्प सामने दिख रहे हैं, फिर दो विकल्प नेक्स्ट पेज पे आएंगे। वो क्या कह रहे हैं? कैनिंग ने क्या किया? 1856 सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में क्या किया उसने? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अब मुझे लगता है कि विकल्प भी पढ़ना ठीक नहीं है।
अगर ऐसे समझ में आए कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सेना भर्ती अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों के लिए, उसमें काम करने वाले सैनिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि उनको जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। इट मींस कि ये देखो, बंगाल में भर्ती होने वाले सभी सैनिकों को उन सभी स्थानों पर सेवा करने का आदेश दिया गया जहां पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो। अब मामला यह है कि विदेशों में जाकर के भी इनको सेवाएं देनी थी, समुद्र के पार जाकर के भी इनको सेवाएं देनी थी। अब परेशानी यह है कि जो हमारी एक परंपरागत जो बात थी कि समुद्र के पार नहीं जाना चाहिए, समुद्र के पार जाने पर धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कुछ इस तरह की बात थी कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इस तरह की कुछ मान्यताएं थी। इस सेना भर्ती अधिनियम का जो प्रावधान है इसमें सेवा का, इस धारा ने काफी सैनिकों में असंतोष व्यक्त किया, असंतोष पैदा किया। यह भी 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारणों में एक है। फिलहाल टीपू सुल्तान के बारे में देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि उसने मैसूर में एक नया पंचांग और सिक्का ढालने की प्रणाली का आरंभ किया। वो विचार करने की बात हो रही है, यह सही है। फिर कह रहे हैं कि उसने विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार फ्रांसीसियों की मदद से, और वो है हैदर अली। इट मींस कि ये वाला गलत है, क्योंकि डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया उसका नाम है हैदर अली। तो ये टीपू एक सही है। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, वो एक सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। अगर सही पूछ रहा है तो जवाब एक है, गलत पूछ रहा है तो जवाब दो है। इस पर बहुत ध्यान देना है। सही है तो केवल एक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। धैर्य के साथ बैठिएगा, और हम लोगों की ये अब श्रृंखला आरंभ हो गई है और लगातार अब आपको प्रैक्टिस करनी है। वो ये कह रहे हैं कि बक्सर के युद्ध में कौन शामिल था। बक्सर का युद्ध आपको अच्छे से पता है। बक्सर के युद्ध में कौन शामिल था? क्लाइव और सिराजुद्दौला हो ही नहीं सकते, पलाशी का युद्ध है वो। अब मामला यह है कि जो बक्सर का युद्ध है उसमें ध्यान देना होगा, शाह आलम द्वितीय है, मीर कासिम है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला है। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि मीर कासिम की और जो शाह आलम द्वितीय है उसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। मीर कासिम के पास भी अपनी कोई सेना नहीं थी। शुजाउद्दौला के साथ उसका यह अनुबंध हुआ कि वो उसको सैनिक सहायता देगा और उसको वो उसके बदले में वो मदद देगा, उसको आर्थिक मदद देगा। तो फिर यहां पे मीर कासिम है और शाह आलम द्वितीय, तद अनुसार 2 और 4 विकल्प आना चाहिए। डी आएगा यहां पे, 2 और 4। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। और अब मामला यह है कि 57 के विद्रोह में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कानपुर, झांसी, दिल्ली, और वहां पे ब्रिटिश कमांडर दिए हुए कि किन्होंने, देखो अच्छे से आप ध्यान देना, 57 के विद्रोह से, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, 57 का विद्रोह प्लस कांग्रेस प्लस क्रांतिकारी आंदोलन प्लस सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, संवैधानिक विकास, ये कुछ ऐसे टेक्निकल टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा अनिवार्य रूप से है। इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें देखो वो कह रहे कहां पर विद्रोह का दमन किसने किसने किया। कानपुर कॉलिन कैम्पबेल ठीक है, झांसी ह्यूरोज ठीक है, दिल्ली जेम्स नील गलत है। नील जो कैप्टन नील है वो इलाहाबाद और बनारस में है, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी पूछा गया है कि किसने इलाहाबाद और बनारस में अत्याचार बहुत ढाए लोगों पर और निर्दोष लोगों को भी फांसी पे लटका दिया, तो वो कैप्टन नील है फिलहाल। तो वो केंद्र है वहां पर जो हमारे क्रांतिकारी जो विद्रोही नेता थे उनका नाम, और वहां पर दमन किसने किया, किस कमांडिंग ऑफिसर कौन है, इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक बात कहता है कि वो कहता है कि यहां पर वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ध्यान दीजिएगा, वो ऐसा कहता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहता है। फिलहाल देख सकते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल का संबंध है, तो आपको पता है वो पलाशी के युद्ध से है। सीधा सा प्रश्न है, बहुत कठिन टेक्निकल बात नहीं है इसमें। आगे देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन की जो बात है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, 1833, 1853। तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे इसमें। और ये है 1853। ध्यान देना चाहिए कि इसमें परीक्षा इंग्लैंड में ही होती थी। सिविल
सर्विसेज परीक्षा के बारे में बात हो रही है, और परीक्षाएं होती थी इंग्लैंड में होती थी। फिर मामला यह है कि पहली बार भारत में जो परीक्षा का आयोजन हुआ वो 1923 में हुआ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन पहली बार 1923 में हुआ, और पूरे भारत में, भारत की बात कर रहा हूं, भारत में, ब्रिटिश भारत में, और पूरे ब्रिटिश भारत में परीक्षा का एकमात्र केंद्र इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज था। ये आकस्मिक नहीं है कि हमारा जो प्रयागराज है वो हमेशा से सिविल सेवा का गढ़ रहा। फिलहाल परंपराएं बदली, समय बदला। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है ये आपको पता है बेहतर। पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ये भी आपको पता है। चार्टर एक्ट 1833, पहली बार इसमें यह कहा गया कि भारतीयों को या किसी भी व्यक्ति को योग्यता के अनुसार सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के अवसर दिए जाएंगे। भले ही अभी भारतीयों के पास इतनी योग्यताएं नहीं थी, लेकिन ये एक अधिनियम में ये प्रावधान आया कि अब कोई भी व्यक्ति धर्म और रंग के आधार पे उस विभेद नहीं किया जाएगा उसमें, और वो अब सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का अधिकारी है अगर उसके अंदर योग्यता है तो। और इस प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? महारानी एलिजाबेथ का जारी शाही फरमान, फर्रुखसियर का फरमान, बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि, या फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ध्यान देने की बात है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, और गलती से भी आप महारानी एलिजाबेथ को मत लगाइएगा। जवाब है फर्रुखसियर का फरमान 1717। ठीक है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता के लिए महान अधिकार पत्र, महारानी विक्टोरिया की घोषणा तब बात होती। ये कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। कंपनी का महान अधिकार पत्र वो फर्रुखसियर ने जो जारी किया था 1717 में। आई थिंक क्लियर हो रहा है, और बढ़िया चल रहे हैं हम लोग। और ये देखिएगा, लिटन के कार्यकाल के साथ संबंध किया जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बंगाल विभाजन और सिविल सेवा परीक्षा हेतु आयु सीमा को कम करना, मुझे उम्मीद है कर पाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित हुआ था, आपको बढ़िया से पता है। और लिटन ने सिविल सेवा में जो अधिकतम उम्र है उसे घटाकर 19 कर दिया था। अधिकतम उम्र 19 कर दिया था, तो घटाया उसने। बंगाल विभाजन कर्जन के समय की बात है। इल्बर्ट बिल भी आपको पता ही है, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो एक बात यह है कि जो हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो बनाया गया था किस समाचार पत्र के लिए? वो था अमृत बाजार पत्रिका, ये तो पता है आपको। और ये भी पता है कि कार्यवाही हो नहीं पाई क्योंकि इस समाचार पत्र का वो जो अगला एडिशन है वो इंग्लिश में आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम था वो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर ही लागू होता था। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है कि वो भारतीय भाषाओं पर जो प्रकाशित हो रहे समाचार पत्र केवल उन पर ही लागू हो रहा था? बेसिकली जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे वो भारतीयों के पास थे, अधिकांश भारतीयों के पास थे, और वो ब्रिटिश नीतियों की कठोर आलोचना किया करते थे। सामान्य तौर पे जो इंग्लिश वाले समाचार पत्र थे अंग्रेजों के पास थे, या फिर जो कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो अंग्रेजी में समाचार पत्र छाप रहे थे वो ब्रिटिश नीतियों के समर्थक होते थे। तो जो आलोचना का जो मामला था वो भारतीय समाचार पत्रों में, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर होता था। तो अमृत बाजार पत्रिका के लिए यह अधिनियम पारित हुआ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इस समाचार पत्र का अगला एडिशन इंग्लिश में आया। फिर यह पूछा जाता है कि ये बताइए सर, यह अधिनियम से किस समाचार पत्र पे कार्यवाही हुई पहली बार? वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र सोम प्रकाश। वो पहला समाचार पत्र जो जब्त कर लिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से वो था सोम प्रकाश। और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि वो नील श्रमिकों की समस्याओं पर लेख लिखने वाला पहला समाचार पत्र भी कौन सा है? वो है सोम प्रकाश। मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ पता रहना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से समाचार पत्रों का एक बार विकास भी देख लीजिएगा। समाचार पत्रों से भी एक आध प्रश्न कहीं ना कहीं पर आए हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और ये कह रहा है कि महाजनपदों के राजा, यानी कि 16 महाजनपदों की बात हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद में वर्णित राजाओं
से भिन्न थे। ऋग्वेद में जो राजन की संकल्पना है वो बड़ी प्रारंभिक, राजन, जन यानी लोग, राजन यानी कि जो ऋग्वैदिक काल की जो संकल्पना है वो जन कबीलों पर शासन करता है। वो ऐसा कहा गया है कि वो जनतांत्रिक कबीलाई शासन पद्धति, ठीक है। तो वो अब भिन्न तो होंगे ही महाजनपद काल के, उनके पास दुर्गीकृत नगर थे, बिल्कुल ठीक बात है, विशाल सेनाएं थी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, कर संग्रह की व्यवस्था थी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, तीनों सही है। आप ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल में हमारे पास कोई कराधान व्यवस्था भी नहीं है। ऋग्वेद में जो बलि शब्द मिलता है वो स्वैच्छिक राजन को दिए जाने वाले उपहारों से संबंधित है। स्वैच्छिक उपहार, बलि। उत्तर वैदिक काल में बलि अनिवार्य हो गई, है ना। अब मुझे ये बताइए कि उत्तर वैदिक काल में जो ये बलि है, कराधान व्यवस्था कितने प्रतिशत या कितने भाग राजन को दिया जाता था? उत्तर वैदिक काल में जो बलि एक अनिवार्य कर के रूप में उसकी शुरुआत हुई, उसमें कितना भाग राजन को दिया जाता था? आप मुझे बताइएगा। 1/16, 1/6, 1/4 या फिर 1/8? एक जवाब दे दीजिए आप इसमें से मुझे। और देखिए कितनी मतलब विडंबनापूर्ण बात है, 1/6 कभी नहीं है, 1/16 है। उत्तर वैदिक काल में राजन का हिस्सा 1/16 है। इतने छोटे छोटे प्रश्न गलत करेंगे, गड़बड़ हो सकती है, छोटे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। किन चित्रकारों को जहांगीर ने राजाश्रय प्रदान किया? ऑप्शन पढ़िए, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, ख्वाजा मंसूर, उस्ताद मंसूर या फिर बिशन दास। अब ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ख्वाजा अब्दुल समद को शायद अगर आपको याद हो तो अकबर ने शाही टकसाल का अधीक्षक भी नियुक्त किया था, वो चित्रकार भी है और अधीक्षक भी है। मंसूर और बिशन दास जहांगीर के दरबार में है। बिशन दास से हमें लगता है हमेशा एक प्रश्न आया है, उसने किसने ईरान के शाह की शबीह बनाने के लिए भेजा जहांगीर ने? वो बिशन दास को भेजा था। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे। और अब आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। दाढ़ी युक्त पुरोहित का जो सिर मिला है वो टेराकोटा का बना हुआ है, गलत बात है। ये युग्मों पर विचार करना है। दाढ़ी युक्त जो पुरोहित का सिर है वो टेराकोटा का नहीं बना हुआ है, चूना पत्थर का बना हुआ है। बात क्लियर हो रही है? चूना पत्थर। अब क्लियर रहना चाहिए इतना कुछ, किस जगह से मिला है तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये डीके एरिया से मिला है ना। ये कांस्य नर्तकी की बात आ रही है, नर्तकी कांसे की बनी है, बिल्कुल ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो के HR एरिया से मिलती है। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी बने हैं। और हमारी जो अमृत कलश सीरीज मिल रही है और जो मैंने आपके लिए वो बुकलेट उपलब्ध करवाई है वो अद्भुत है, अमेजिंग है। 3000 प्लस, लगभग अप्रोक्सीमेट 3400 प्रश्न है उसमें। मातृदेवी प्रस्तर की बनी हुई है, बिल्कुल गलत बात है, वो मिट्टियों की बनी हुई है। मातृदेवियां मृण्मय है। तो इसमें केवल एक सही है और वो है नर्तकी। कांस्य नर्तकी कांसे की बनी है, HR एरिया से मिलती है। तो इसमें कह कौन सा से सही सुमेलित है? तो केवल 2 सुमेलित है। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं और तैयार रहिए परीक्षा के लिए। भक्ति आंदोलन के वचन किससे संबंधित हैं? वचन शास्त्र तो पता होना चाहिए। वो जो बसव हैं, बसवन्ना द्वारा कन्नड़ में रचित कविताएं, भजन कह सकते हैं। बसव को नंदी का अवतार भी कहा गया है, पक्का पता है। नयनार संतों के जो वचन शास्त्र हैं कन्नड़ भाषा में रचित हैं। ध्यान रखिएगा। आगे वो ये कह रहा है कि सिंधु घाटी का फिर एक प्रश्न आ गया। रोपड़ अंडाकार गड्ढों में कुत्ते को दफनाया जाना। हड़प्पा में अन्नागार हैं और यहां पर जलाशय भी हैं। धौलावीरा में बहुत सारे जलाशय भी हैं। ठीक है, तो तीनों ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मानवीय शवों के साथ कुत्तों को दफनाया जाना एकमात्र रोपड़ से मिलता है। क्लियर। नवपाषाण काल में ये परंपरा बुर्ज होम में है। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता में मानवीय शवों के साथ एकाध परंपरा ऐसी कहीं पर दिखी है, एकाध कब्र ऐसी मिली है जिसमें बकरे को या बकरी को दफनाया गया है, वो लोथल है।
ध्यान रखिएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में इतना संतुलित ढंग से आपको बैठना है। परीक्षाएं कब होंगी कुछ पता नहीं है, जनवरी में हो सकती हैं, टल सकती हैं, 25 नवंबर तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई तो आपकी, चाहे वो परीक्षा जनवरी में हो और चाहे वो परीक्षा आपकी मार्च अप्रैल में हो, पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखिए आप, वो कह रहे हैं कि मिट्टी का खिलौना हल, तो पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए। और एक साथ दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी का खिलौना हल क्रमशः बड़ावली से मिला है। और दो फसलों को, यह प्रश्न ऐसे भी आया है, मिश्रित कृषि का प्राचीनतम नमूना कहां से मिलता है? इट इज इन कालीबंगा। तो बड़ावली और कालीबंगा, क्रमशः बड़ावली और कालीबंगा, गलती मत कर जाइएगा, कालीबंगा एवं बड़ावली। क्रमशः खिलौना का हल तो बड़ावली है और दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य कालीबंगा। मिश्रित खेती भी कहता है तो भी कालीबंगा जवाब आएगा। क्या उगाया गया था? सरसों और चना उगाया गया था। ये सारी बातें क्लियर रहनी चाहिए। अब खिलौने हल की बात आ रही है, मुझे बताइए किस विद्वान ने कहा है, किस विद्वान का ये महान इतिहासकार है कि हड़प्पावासी हलों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे? ये स्टेटमेंट किसका है? अगर ये ऐसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि हड़प्पावासी हलों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, किसने कहा है? तो जवाब है, बताइए आप, और सही जवाब है डी कौशांबी। कौशांबी सर का नाम याद रखिएगा। और अगले प्रश्न में आइए और फिर देखिए, हड़प्पा का ही प्रश्न है भाई। ये कह रहा है कि मटर और तिल की खेती के साक्ष्य और चावल के दाने तो आपको पता है लोथल से मिलते हैं। मटर और तिल की खेती के साक्ष्य हड़प्पा से हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हड़प्पा और लोथल, तदनुसार यहाँ पे जवाब है डी। आई थिंक काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। मिला लीजिए। बालाकोट बलूचिस्तान में है। बालाकोट किस नदी के किनारे है? बताएंगे आप मुझे। बालाकोट किस नदी के किनारे है? चहुंदड़ो सिंध में है, भगतराव गुजरात में है, रोपड़ पूर्वी पंजाब में है। पंजाब लिखा हुआ है, पूर्वी पंजाब भारत में है। रोपड़ पूर्वी पंजाब। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे है। चुनुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। भगतराव किम सागर संगम पे है। तो नदियां मिलाने के लिए भी प्रश्न आते हैं, स्टेट मिलाने के लिए प्रश्न भी आ सकते हैं, और उत्खननकर्ता खोजकर्ता मिलाने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं। प्लीज आप इस पे फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। रोपड़ के बारे में खास बात यह है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया पहला स्थल रोपड़ है। मुझे उम्मीद है ठीक कर पा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, मिला लिया होगा आपने उसमें। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हड़प्पा के लोग मनोरंजन के साधन क्या थे? शतरंज, बिल्कुल ठीक बात है, लोथल से गोटियां मिली हैं। पासे, बिल्कुल ठीक बात है, हड़प्पा से मिले हैं। नृत्य, बिल्कुल ठीक बात है, वो कहां से नर्तकी मिली है। बच्चों के लिए किस्से कहानियों का प्रचलन, बिल्कुल ठीक बात है, हमें ऐसे कुछ दृश्यांकन मिले हैं। वो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा, कौवे और लोमड़ी की कथा, प्यासे कौवे की कथा का दृश्यांकन, चित्रांकन मृदभांडों पर मिलता है। मतलब ऑल ओवर सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, सब लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, वो विकल्प दिया हुआ है, उपरोक्त सभी, ठीक है, ओके। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन से आर्थिक गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं? पशुचारण व्यवस्था तो है ही, तो ये तो होगा ही। काष्ठ कर्म, लकड़ी का काम भी हो सकता है, कटाई बुनाई भी हो रही है और कृषि भी हो रही है। बोले सर ऋग्वैदिक काल में कृषि है, यद्यपि कि वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद के 24 मंत्रों में हमें कृषि का उल्लेख मिलता है। बात ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हमें यह उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवों ने मनु को हल चलाना और यव उगाना, यव यानी जो भी अनाज है वो उगाना सिखाया। ऋग्वेद में नहरों के साक्ष्य हैं हमारे पास, कुल्या का उल्लेख मिलता है। तो इट मीन्स कि वो चारों विकल्प सही होने चाहिए, और चारों विकल्प तो ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 विकल्प है आपके पास और सही है। उम्मीद है फास्ट ट्रैक आप पढ़ पा रहे हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की सीमाएं बताइए। क्या लेखन कला से परिचित नहीं थे? ताम्रपाषाण काल में कोई भी आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ये आपको पता है। तो ये
लेखन कला से परिचित नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है ये, वे लेखन कला से परिचित नहीं थे। जो लिपि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं हमारे पास वो हड़प्पा सभ्यता में है, वो हड़प्पा सभ्यता में है। लिपि को पढ़ा नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन लिपि के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में नहीं है। वो लिपि का संबंध कांस्य से काल से है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लिपि का संबंध है कांस्य काल, कांस्य काल, हड़प्पा सभ्यता। तांबे के साथ टिन का मिश्रण की कला से अवगत नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है, कांसा हड़प्पा सभ्यता में बनाया गया। वे नगरों में नहीं रहते थे। बिल्कुल, ये भी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों सही हैं यहां पे, सही उत्तर चुनिए तो सही, तीनों सही हैं यहां पे। ठीक है, तो आगे देख लीजिए वो क्या अगला प्रश्न कह रहा है। आहत सिक्कों के संबंध में चांदी और तांबे के हैं। बिल्कुल ठीक बात है, प्रतीक होते हैं, कोई लेख नहीं है इन सिक्कों पर, किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है। आहत सिक्कों पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ये कह रहे हैं कि भारत में पहली बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्के, लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्के किन्होंने चलाए? लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्के, तो उनका नाम है हिंद यवन वंश के शासकों ने चलाए। ये बात क्लियर हो रही है। और पहला सिक्का जो हमारे पास मिलता है, स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय पहला वो हिंद यवन शासक मेनांडर है। आई थिंक ये बात आपको पता है। वो कह रहे हैं कि तिथि या संवत युक्त सिक्के, किसके सिक्कों पर पहली बार तिथि या संवत का अंकन हुआ है, लिखा गया है, वो ध्यान रखिएगा कादरमक शक है। वो कादरमक शक है। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे हैं। हाइडेस्पीस का प्रसिद्ध युद्ध पोरस और सिकंदर, और हाइडेस्पीस कहा गया है जेलम को, हाइडेस्पीस कहा गया है जेलम को, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला देखिए ये 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहते हैं? एक दंडिन और ते दंडिन और मागंतिक और हत्ताप लेखन। ध्यान रखिएगा, तो एक तो बात क्लियर हो रही है कि उनको हस्ताप लेखन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो हथेली में भिक्षा ग्रहण करते थे, हथेली में भिक्षा ग्रहण करते थे और फिर अपने साथ एक दंड भी रखते थे, तो एक दंडिक कहलाते हैं। तो ये एक और दो होना चाहिए, और एक और दो आपके सामने विकल्प मौजूद है। अगला देखते हैं, और हम लोग आगे जाएं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट उद्घोषणा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, द अमृत कलश, हम लोगों की एक अमृत कलश श्रृंखला बुकलेट के रूप में भी प्रकाशित हुई है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इस पुस्तिका में, इस पुस्तक में 3000 टॉपिक वाइज, ध्यान दीजिएगा, 3000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। वो प्रश्न आपके लगभग बैठेंगे 3400 के आसपास, जो मेरा अपना आकलन है। तो वो टॉपिक वाइज हैं, प्रत्येक टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको प्रश्न, सटीक प्रश्न मिलेंगे। और आप चाहें तो इस पुस्तिका को अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि 24 घंटों में लगभग 400 से ज्यादा छात्रों ने इस पुस्तक को ऑर्डर किया है और अपनी प्रतियां सुरक्षित कराई हैं। आप एक ओवरऑल जल्दी से ये देख लीजिए यहां पे कि वो कैसे प्रश्न हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल में 160, हड़प्पा सभ्यता में 151, वैदिक काल में 161, धार्मिक आंदोलन में 205, 16 महाजनपद में 140 प्रश्न। ये टॉपिक वाइज चल रहा है हम लोगों का। मौर्य साम्राज्य में 200, हिंद यवन मौर्योत्तर काल में शुंग, सातवाहन, शक, कुषाण 162, गुप्त एवं गुप्तोत्तर में 195, यानी अप्रोक्सीमेट 200, और दक्षिण भारत संगम चोल पल्लव में लगभग 180 प्रश्नों का संकलन है, आंसर शीट के साथ है। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन भारत में इस्लाम का उदय और राजपूत काल 122 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में 220 हैं, सूफी और भक्ति आंदोलन में 105 हैं, विजयनगर साम्राज्य में 122, मुगल काल में 201, मराठों का उदय और छत्रपति शिवाजी महाराज ये 130 प्रश्न। ध्यान रखिएगा, आप इन प्रश्नों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एक्यूरेट प्रश्न कितने हैं इस पुस्तक में आपको पता लग जाएगा। और यूरोपियों का आगमन 143, 57 का विद्रोह, सामाजिक सुधार आंदोलन 180,
राष्ट्रीय आंदोलन भाग 1 भाग 2 क्रमशः 120 और 132 प्रश्न है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी स्पेशल, गांधी पर ही केवल 175 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, और आजादी के बाद और संपूर्ण जो टॉपिक कलेक्शन में नहीं आए उनमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो 165। तो कुल मिला के आपके पास इस अमृत कलश सीरीज में ये फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं, आपकी तैयारी के संदर्भ में ऐसे सटीक प्रश्न दिए हुए हैं जो आपके रिवीजन को बहुत मजबूत आधार प्रदान करेंगे। इसके पहले कि यह पुस्तिका खत्म हो जाए, आप इस पुस्तिका को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर देखकर ऑर्डर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देर मत करिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है। तो फिलहाल आप पुस्तिका को बुक करिए और आज मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।